आपका लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग गांधी युग को देखेंगे। यह जो युग है 1917 से 1947 के बीच में। तो आइए आज हम लोग इससे संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसका विस्तार पूर्वक हल देखेंगे। इससे रिलेटेड अगर आप थ्योरी का क्लास करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से कर सकते हैं। गांधी युग अलग चैप्टर ही बताया गया है। तो आइए प्रथम क्वेश्चन इसका है गांधी युग का। देखा जाए पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जो सत्याग्रह है यह सबसे पहले इन्होंने अगर प्रयोग किया था तो वह किया था 1906 ईस्वी में, वह साउथ अफ्रीका में किया था। तो इस प्रश्न में इसके ऑप्शंस में तो साउथ अफ्रीका नहीं है, ऑप्शन है दांडी, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, तब हो जाएगा चंपारण। तो ध्यान में रखें क्योंकि जब महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में जब पहली बार भारत आते हैं उसके बाद इसी चंपारण जो आंदोलन होता है उसमें वह भाग लेते हैं और पहली बार उसमें वो क्या करते हैं, सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा यह सत्याग्रह है क्या, गांधी जी ने इसे लिया कहाँ से? तो जो सत्याग्रह है यह जो देन है महात्मा गांधी का ही देन है। इन्होंने जब दक्षिण अफ्रीका में क्या करते हैं, गोरे काले का वहाँ भेदभाव हो रहा, जब उसका वह नेतृत्व करते हैं, उसको दूर करने की कोशिश कर, तो उसी शब्द में यह शब्द की खोज करते हैं सत्याग्रह की। तो जो इसको शब्द दिए थे एक मौलाना गांधी करके थे, मौलाना गांधी करके थे, उन्होंने यह शब्द दिया था। जब वह शब्द दिया था तो वह सदाग्रह था। गांधी जी ने उसको थोड़ा परिवर्तन कर उसे सत्याग्रह कहा। इसका अर्थ ही होता है सत्य के लिए प्रेम द्वारा आग्रह करना, यही होता है सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए प्रेम से आग्रह करना। कहने का मतलब हो गया कि सत्य के लिए क्या करना, आग्रह करना, ताकि क्या हो सके, अहिंसा नहीं किया जा सके। तो इनके द्वारा प्रथम क्या हो जाएगा, चंपारण में किया गया था। अब आ जाता महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि महात्मा गांधी क्या थे, किस तरह से उनका स्वतंत्रता में भूमिका रहा था। तो महात्मा गांधी की जन्म की बात की जाए तो उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को अहमदाबाद के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी थे, माता पुतलीबाई थे। उनकी विवाह कम एज में यानी 13 वर्ष की आयु में 1883 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद वो पढ़ाई करने के लिए बैरिस्ट्री जाते हैं, बैरिस्ट्री का पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाते हैं। कब जाते हैं इंग्लैंड? 1888 में मुंबई से वह इंग्लैंड के लिए प्रस्थान होते हैं और 1891 ईस्वी तक इंग्लैंड में रहकर बैरिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं। वहाँ से पढ़ाई खत्म करने के बाद वह भारत आते हैं। उसी बीच में वह उनको क्या होता है, एक अब्दुल्ला करके व्यापारी होता है साउथ अफ्रीका में, उनके केस के नेतृत्व में वह वहाँ जाते हैं। कब? 1893 ईस्वी में। फिर क्या होता है, जब वो अफ्रीका जा रहे होते हैं उनके साथ एक घटना भी होता है। प्रिटोरिया का जब यात्रा कर रहे होते हैं तो वहाँ गोरे काले का भेद उनको देखने को मिलता है। उनके पास क्या होता है, प्रथम श्रेणी का टिकट होते हुए भी उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो ये सभी घटनाएं देखकर वो काफ़ी क्या थे, स्तब्ध थे। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2 में। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो है अंग्रेज जो क्या है अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा? बटुकेश्वर दत्त द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। तो किसके द्वारा यह मारा गया था? तो देखिए क्या था, घटना को थोड़ा समझिए। कैप्टन सैंडर्स का घटना क्या था, क्या हुआ था कि जब घटना याद करिए, साइमन कमीशन 1828 ईस्वी में जब साइमन कमीशन भारत आता है उसका विद्रोह लाला लाजपत राय करते हैं। और आपको यह पता होगा जब लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे होते हैं तब क्या होता, उस दौरान हुए लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज से वह बुरी तरह घायल हो जाते हैं और उनके बाद वह उनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय जब लाठी से जब उन पर लाला लाजपत राय को पीटा जा रहा था तो उन्होंने यह भी कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक किल का काम करेगी। और वही हुआ भी। लाला लाजपत राय के बलिदान के 20 साल बाद ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अंत भी हुआ। तब क्या होता है, जब यह जो घटना होता है, कौन सा घटना, ये लाला लाजपत राय पर, तथा उससे पहले एक और घटना क्या होता है कि जब भगत सिंह छोटे होते हैं तो उस समय जलियांवाला बाग कांड होता है। वह मात्र 12 वर्ष की अवस्था में ही भगत सिंह होते हैं और वह बोला जाता है कि पैदल लगभग 12 मील चलकर वह आते हैं उस घटना को देखने के लिए। तो उनके माइंड में वह भी चल रहा होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड।
फिर उस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ये वाला कांड हो जाता है, ये सॉन्डर्स की हत्या। फिर जो काकोरी कांड होता उसके लिए भी वह स्तब्ध रहते हैं। तो इनके माइंड में सब रहता है, या कहीं ना कहीं इनके जो अंदर में है अंग्रेज़ों के प्रति जो विरोध का भावना रहता ही है। लेकिन वह इसका बदला लेने के लिए लाला लाजपत राय का वह क्या करते हैं, कौन कौन, भगत सिंह और कौन हो गए, राजगुरु, उसके बाद एक होता है गोपाल और चंद्रशेखर आज़ाद। यह चारों मिलकर कौन कौन, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और गोपाल, यह चारों मिलकर एक योजना बनाते हैं। क्या करते हैं, वह जहाँ कैप्टन सॉन्डर्स था वहाँ पर जाते हैं और सब क्या करते हैं, पर्यवेक्षण करना स्टार्ट कर देते हैं। और क्या होते हैं, जो राजगुरु गेट पे होते हैं, उसके पीछे भगत सिंह होते हैं, फिर कुछ दूरी पर चंद्रशेखर आज़ाद होते हैं। और जैसे ही कैप्टन सॉन्डर्स उस हॉल से, यानी लगभग संध्या 4 बजे वह बाहर निकलता है, वह स्कूल एक होता है विश्वविद्यालय, वहाँ से ये लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो कैप्टन सॉन्डर्स का जो पहला गोली है वह राजगुरु के द्वारा मारा जाता है। और जैसे ही राजगुरु एक गोली मारते हैं तो वह क्या होने लगता है, मतलब घूमने लगता है। उसके बाद भगत सिंह आते हैं, फटाफट फटाफट और क्या होते हैं, उसके माइंड में, उसके माथा में 4 गोली मार देते हैं। और उसी समय कैप्टन सॉन्डर्स की मृत्यु हो जाती है। और इस कैप्टन सॉन्डर्स की मृत्यु के बाद इसका जो पुलिस अधिकर्मी रहता है वह क्या करने लगता है, इसको पीछा करने लगता है, उसका नाम ध्यान में नहीं है, और पीछा करने लगता है। तो चंद्रशेखर आज़ाद उसे मना भी करते हैं कि, लेकिन वह मानता नहीं है। तो चंद्रशेखर आज़ाद लास्ट में उसको गोली में मार देते हैं और वो भी मर जाता है। तो इस तरह से इसका जो कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था वह हो जाएगा भगत सिंह। ध्यान में रखेंगे, कभी मौका मिले तो पढ़िए, काफ़ी अच्छा कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, जय हिंद का नारा किसने दिया था। अब आ जाइए जय हिंद के बारे में। जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, गांधी जी ने। तो अगर जय हिंद की बात की जाए तो जय हिंद का नारा का संबंध किससे है, सुभाष चंद्र बोस से है। लेकिन अगर बात उठ जाए कि जय हिंद को शुरुआत किसने किया, इसका कौन थे स्थापन करता, तो जय हिंद को बोला जाता है कि इसकी शुरुआत जिनसे होती है उस क्रांतिकारी का नाम है चेम्बाकरमन पिल्लई। यही थे चेम्बाकरमन पिल्लई। यह तिरुवनंतपुरम के थे। उन्होंने देशवासियों के आज़ादी की आकांक्षा के लिए बीच में कॉलेज के दौरान जय हिंद को अभिवादन के रूप में प्रयोग करना शुरू किया था। उसके बाद जो चेम्बाकरमन होते हैं पिल्लई, वह 1908 ईस्वी में जर्मनी चले जाते हैं और वहीं जाकर वह पीएचडी करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जर्मनी जाने के बाद उनकी मुलाकात होती है किन से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। क्यों होते, क्योंकि वह जब जर्मनी जाता है उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध शुरू भी हो जाता है उस टाइम 1908 के बाद 1914 ईस्वी में। तो वह क्या होता है, जर्मन में कौन, पिल्लई जी जर्मन में जूनियर अफसर का पद संभालते हैं, वहाँ वह पद लेते हैं। उसी दरमियान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ऑस्ट्रेलिया में 1933 ईस्वी में पिल्लई से क्या होता है, मुलाकात होती है। और जब वो मुलाकात होती है तो पिल्लई जी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद से अभिवादन करते हैं। और इस बात को सुनकर नेताजी काफ़ी प्रभावित होते हैं और वही प्रभाव होने के कारण वह अपने जो सेना का गठन करते हैं आज़ाद हिंद फौज, उसमें जय हिंद अभिवादन का क्या करते हैं, प्रचलन चला देते हैं। तो ध्यान रखेंगे सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, नारा किसने दिया। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि इसकी शुरुआत किसने की, इसका संबंध जय हिंद का कहाँ से, तो वह हो जाएगा चेम्बाकरमन पिल्लई जो तिरुवनंतपुरम के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में देखेंगे। 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया। यानी पृथक राष्ट्र यानी क्या किया, मुस्लिम ने अलग पाकिस्तान की मांग की। अब याद करिए घटना क्या होता है, घटना होता है मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 ईस्वी में। इस स्थापना के पीछे हाथ किसका रहता है, वह मिंटो का रहता है, क्योंकि मिंटो ही इसको क्या करता है, एक अपने सचिव स्मिथ को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भेजता है। अल्बर्ट के यहाँ जो उसका प्रिंसिपल रहता है वह उसका सचिव देता है। फिर अल्बर्ट इसको क्या करता है, एक सहमति देता है कि आप हमें एक हस्ताक्षर दीजिए, जो प्रांत के हैं जो चीज़ करना चाहते हैं। तो वही क्या होता है, अंग्रेज इसके पीछे मेन योगदान होता है। क्योंकि आपको पता होगा जब बंगाल का विभाजन होता रहता उस समय जो कर्जन होता है, उस समय कर्जन के अत्यधिक दौरे ने यह साबित कर दिया था कि क्या हो रहा है, वह मुस्लिम और हिंदू को एकता को भंग करना चाह रहा है। तो
उसी समय क्या होता है, जब मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में होती है, उसके बाद क्या होता, 1907 ईस्वी के बाद अस्थाई उसके अध्यक्ष चुने जाते हैं, जिसमें वह आगा खां होते हैं, सॉरी सलीमुल्लाह खां तो उसके स्थापनकर्ता होते हैं, आगा खां होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 1910 ईस्वी में उद्भव होता है मुस्लिम लीग में जिन्ना का, मोहम्मद अली जिन्ना का। और यह जिन्ना 1913 ईस्वी में कलकत्ता की नगर पालिका में एक पद पे आता है। उसके बाद 1913 ईस्वी में पद में आता है और उसी समय उसका मुस्लिम लीग में एंट्री होता है। और मुस्लिम लीग में एंट्री होता है, उसके बाद 1916 ईस्वी मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग का क्या होता है, अध्यक्ष भी बनता है। और वही मुस्लिम अली जिन्ना जो क्या थे, कहा जाता है, कहा नहीं वास्तविकता में भी है कि वह हिंदू और मुस्लिम की एकता को बल दिए। उन्होंने यह चीज़ दिखाया। इसी कारण 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम जो अलग हो गए थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, वह फिर से एक हुए। तो काफ़ी न कहीं योगदान रहता है मोहम्मद अली जिन्ना का। हाँ, वो बात अलग था कि उन्होंने क्या कर दिया था, उस समय मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात कर दी थी, उसके बाद प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। तो अगर वही गलती हो गया कांग्रेस से कि वह क्या कर लिया, उस चीज़ को, उसका जो सांप्रदायिक निर्वाचन है, वह पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया कांग्रेस। उसके बाद क्या होता है, कांग्रेस में एंट्री हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही एंट्री करने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना और उधर गरम दल नरम दल भी एक हो गए थे सूरत अधिवेशन 16 में। तो इन दोनों को क्या कहता है, इस सूरत अधिवेशन का मुख्य माना जाता है। उसके बाद क्या होता है, गांधी जी जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट करते हैं तो मोहम्मद अली जिन्ना उनसे सहमत नहीं होते, वह इसका विरोध करते हैं। और उसी टाइम से फिर इनके माइंड में क्या ऐसा गलत फहमी होता है, जिन्ना जी के माइंड में, उनको ऐसा लगने लगता है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्रवादियों का हिंदू बलित क्षेत्र है, इसमें मुसलमानों का संरक्षण नहीं मिलेगा। वही गलत फैमिली जब उनसे पनप जाता है, वही व्यक्ति जो एक समय हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता था, जो क्या हुआ था उस 1916 के जो सूरत अधिवेशन में है, वह अग्र रूप में आकर आगे आकर हिंदू मुस्लिम एकता को बल दिया। और वही नेता आज क्या हो गया, आज अपने मुस्लिम लीग के लिए, अपने कौम के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग कर दी। तो वही सबसे पहले 1940 ईस्वी में पृथक राष्ट्र की बात करता है मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको कायदे आजम के रूप में भी जाना जाता है। तो ध्यान में रखेंगे 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 5 में, वर्ष 1947 के बाद किस राज्य में भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? यही हैदराबाद। उनका योगदान वल्लभ भाई पटेल जी का होता है। बोला था सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर नहीं होते तो शायद भारत जो राज्यों का संघ है वह नहीं हो पाता, क्योंकि इनमें इनका बहुत योगदान था। लगभग 562 रियासतों को इन्होंने एक किया था। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की जाए तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल यह भी क्या किए थे, बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए, कब किनके साथ, वो जो जवाहरलाल नेहरू रहते उनके साथ इंग्लैंड किए, दोनों बैरिस्ट्री की पढ़ाई की। लेकिन दोनों में अंतर यही था कि यह जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनका कहना था कि हम एक झोपड़ी से उठे हैं, हम इसके अस्तित्व को जानते हैं। लेकिन इसके अपोजिट जो जवाहरलाल नेहरू थे, वह ग्रामीण जीवन उनको पसंद नहीं था, वह कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति के विचार के थे। तो उस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या होते हैं, यही हैदराबाद को भारत की आज़ादी के बाद शायद 4 जून 1952 को शायद ये एक सैनिक के बल पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 में, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? यह जो कहा गया था सुभाष चंद्र बोस का। देखिए क्या हुआ था, जब सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का स्थापना करते हैं, उसके बाद हुआ क्या होते हैं, सैनिक कमांडर के रूप में सिंगापुर में टाउन हॉल के सामने भाषण दे रहे होते हैं। उसी समय वह क्या कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए तो इनका भी काफ़ी जो जीवनी है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। देखा जाए इन्होंने भी क्या किए थे, बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए। इनका अगर बात की जाए जन्म तो उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके पिताजी नामी वकील थे। यह टोटल 14 भाई बहन थे, 8 भाई 6 बहन थे। यह शायद 9वें नंबर के थे सुभाष चंद्र बोस। इनको पढ़ने के लिए माँ बाप की इच्छा थी कि यह जाकर क्या करे, बाहर में पढ़ाई करे। तो यह जाकर बैरिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं इंग्लैंड में जाकर, और फिर ICS का परीक्षा भी पास करते हैं और वह वहाँ ICS में जाते भी हैं। सिविल सेवा में वह काम भी करते हैं, पद भी धारण किए रहते हैं। लेकिन उसी बीच इनको क्या होता है, वह ICS को छोड़कर वह क्या करते हैं, भारत की क्रांति में
घुसते हैं। और वही जब क्रांति में घुसते हैं तो इनके द्वारा आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किया जाता है। वही आज़ाद हिंद फौज के दौरान जब वह सिंगापुर में रह रहे होते हैं टाउन हॉल के सामने, जब सेना को संबोधित कर रहे होते हैं एक सुप्रीम कमांडर के रूप में, तो वहीं पर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देते हैं। तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 7वां, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। अब देश बंधु का उपाधि यह चित्तरंजन दास का है। अगर चित्तरंजन दास की बात की जाए तो यह भी काफ़ी स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी भूमिका रहा है चित्तरंजन दास की। तो इनके बारे में बात की जाए तो चित्तरंजन दास कौन थे? तो चित्तरंजन दास यह कौन थे? यह 1890 ईस्वी में बीए पास करके वह क्या किए, पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए और वहाँ पर उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर स्वदेश लौटा 1892 ईस्वी में। बोला जाता है जब स्टार्टिंग में यह देश लौटते हैं तो इनकी वकालत चलती नहीं है। फिर क्या होता है, यह जो वंदे मातरम के संपादक श्री अरविंद घोष, जिनको क्या अलीपुर षड्यंत्र में गिरफ्तार किया जाता है, उसका केस लड़ते हैं और उन्हें रिहाई भी मिलती है। आपको पता होगा कि अरविंद घोष का जो पक्ष के वकील थे यही सीआर दास होते हैं। उसके बाद एक और केस उस समय होता है मानसिक तलाबाग षड्यंत्र। इस दोनों केस के निष्ठापूर्वक लड़ने के कारण क्या होता है, उनकी काफ़ी चर्चा होती है। वह उसी समय से राष्ट्रीय वकील के रूप में भी जाने जाने लगते हैं। और उसके बाद अगर बात की जाए तो जो एनी बेसेंट होती है, उनका कांग्रेस में अध्यक्ष पद दिलाने में इनका प्रमुख योगदान था। इनके उग्र जो प्रमुख और जो इनका योगदान था उसको देखते हुए सुरेंद्रनाथ बनर्जी उसी समय 1917 ईस्वी में क्या होते हैं, उनके दल को अलग छोड़कर क्या करते हैं, एक अलग दल की स्थापना कर लेते होते हैं। इसलिए बोला जाता है कांग्रेस का द्वितीय विभाजन उस टाइम हुआ था, क्योंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो नरम दल के थे, उदारवादी दल के थे, उन्होंने अलग होकर एक राष्ट्रीय उदारवादी संघ बना लिए थे। तो हालांकि वो अलग कहानी है। तो क्या होता है चित्तरंजन दास, इसके बाद चित्तरंजन दास क्या होते हैं कि कांग्रेस के कहने पर वह अपना जो संपत्ति होता है वह क्या करते हैं, जो है मेडिकल कॉलेज और स्त्रियों को अस्पताल में दे देते हैं अपने संपत्ति को। इस महान त्याग को देखकर क्या होते हैं, लोग उन्हें देश बंधु के नाम से संबोधित करने लगते हैं। तो यही होगा चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट 8 में, कांग्रेस 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था, कहाँ पर हुआ था? तो यह जो पूर्ण स्वराज की मांग है यह लाहौर में किया गया था। यह किसके नेतृत्व में हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज की इसमें बात की गई थी। तो ध्यान में रखेंगे। और इसी अधिवेशन में क्या हो गया था, रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था। तो यह भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इसी कारण 26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र में जगह जगह पर सभाओं का आयोजन किया गया और इसी कारण 26 जनवरी को भी ऐतिहासिक दिन वो चुना जाता है। उसका संबंध यही से है 1929 का लाहौर अधिवेशन में। लक्ष्य क्या रखा गया था कि गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करना, पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। ये सब चीज़ क्या था, कांग्रेस द्वारा निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 में, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव हुआ 1942 ईस्वी में प्रस्ताव को पारित किया था। तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। हाँ, कांग्रेस के छोड़ो प्रस्ताव, देखिए डेट भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। डेट क्या है कि 4 जुलाई को वह पारित हुआ था और पास हो गया था 8 अगस्त को। तो ये ध्यान में रखेंगे, 8 अगस्त को पास हो गया था, पारित किया गया था 4 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 में, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। कब दिया था? अब आप बताइए। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1944 ईस्वी में दिया था। तो ध्यान में रखेंगे। जब वह क्या हो गए थे, इससे पहले एक सुभाष चंद्र बोस से प्रश्न और आया था कि हाँ तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। कब कहे थे? तो यह म्यांमार में नहीं कहे थे, ये तुम मुझे खून दो, या मिस्टेक हो गया। वह कहे थे जब वह आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर लिए होते हैं, तब वह क्या होते हैं,
म्यांमार की राजधानी जब बर्मा पहुंचते हैं तो उसी समय यह नारा देते हैं। और जो सिंगापुर में वह सैनिक को संबोधन कर रहे होते हैं उसमें वह दिल्ली चलो, वही सिंगापुर में टाउन हॉल के सामने जब सुप्रीम कमांडर के रूप में सैनिक को संबोधन कर रहे होते हैं तो उसी समय वो दिल्ली चलो 1944 ईस्वी में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 में, सुमेलित कीजिए। ए में है खान अब्दुल गफ्फार खां। गफ्फार खां को क्या कहा जाता था? तो सीमांत गांधी कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था, आपको क्लियर होगा। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 में कह रहा असहयोग आंदोलन 1920 और 1922 को क्यों निलंबित किया गया? तो आप ध्यान करिए असहयोग आंदोलन क्या हुआ था, आखिर असहयोग आंदोलन स्टार्ट क्यों हुआ था? तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट करने के पीछे कारण होता है कि महात्मा गांधी को यह पता चल जाता है कि अंग्रेज क्या कर रहा है, हमें गोली दे रहा है। गोली देने का मतलब सिर्फ एक संतावना दे रहा है, जब वह विकट परिस्थिति आता है तो वह हेल्प ले लेता है, लेकिन उसके बाद वह अपने बातों से मुकर जाता है। क्योंकि घटना क्या था, आप याद करिए कि जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है, वही महात्मा गांधी जो एक सत्याग्रह के लिए एक दक्षिण अफ्रीका में गोरे काले के विरुद्ध संघर्ष किए, वह व्यक्ति पर जब भारत आने पर वही अंग्रेज के लिए प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों तथा पैसों जमा करने के लिए गांव-गांव घूमकर ब्रिटिश के लिए सैनिक एकत्रित करता है। यह इस वजह से, क्योंकि इसमें क्या होता है, ब्रिटिश कहता है कि हम प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत को क्या करेंगे, स्वराज्य दे देंगे, यानी उसको खुद का राज्य दे देंगे। इसी के लेके यहाँ तक बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी दोनों क्या करते हैं, ब्रिटिश के लिए सैनिक और धन इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है, उसके बाद कुछ ऐसा क्या होता है, रिजल्ट नहीं आता। वह क्या होता है, उसके बदले में मॉर्लेमेंटो ले दिया जाता है, यानी क्या क्या था, उस आग में क्या कर दिया जाता है, थोड़ा सा उसको शांति दिया जाता है। यह इस मंशा से परिचित थे। और उसके बाद फिर और घटना क्या हुआ था, जो रॉलेट एक्ट कानून लगा दिया था, जिसको काला कानून गांधी जी ने कहा था। रॉलेट एक्ट में क्या था कि कोई भी क्रांतिकारी गतिविधि को बिना अदालत में पेश किए गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। इन सब घटनाओं को देखते हुए गांधी जी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। और असहयोग आंदोलन स्टार्ट किस तरह से किया, उन्होंने लक्ष्य रखा कि अहिंसात्मक ढंग से क्या किया जाएगा, सभी न्यायोचित और शांतिमय साधनों से भारतीय जनता स्वराज प्राप्त करना लक्ष्य रखा जाएगा। वही स्टार्ट करते हैं। तो फिर घटना क्या होता है, जब जैसे ये आंदोलन अपना धीरे धीरे विकराल रूप लेने लगता है तो घटना हो जाता है चौरा चोरी की घटना। कब, 5 फरवरी को 1922 ईस्वी को चौरा चोरी की घटना हो जाती है। और इस घटना में क्या होता है, एक पुलिस थाने में लगभग 22 पुलिसकर्मियों को जलाकर मार दिया जाता है। इस घटना से स्तब्ध होकर क्या करते हैं, तुरंत 13 फरवरी को बैठक बुलाते हैं गांधी जी और इसको वापस ले लेते हैं असहयोग आंदोलन का। वापस लेने के पीछे रीज़न क्या था, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में ही शपथ ग्रहण किए थे कि हम इस आंदोलन को सभी न्यायोचित ढंग से करेंगे और अहिंसा का प्रयोग नहीं करें। इसके कारण ये चौरी चौरा घटना कारण ये वापस ले लाते हैं। इसी के कारण के आगे परिणाम ये भी होता है कि क्या होते हैं, बहुत सारे जो गरम दल के नेता होते हैं वह इस डिसीजन से क्या होते हैं, नाराज हो जाते हैं। उनका मानना था कि गांधी जी ने ये गलत किया, आंदोलन इतना चरम पर पहुंच गया था, अब वापस नहीं लेना चाहिए था। तो हालांकि गांधी जी का ये अपना स्वतंत्र डिसीजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 13 में कह रहा है कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। तो 1919 ईस्वी में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है वह अमृतसर में होता है। तो ध्यान में रखेंगे, सॉरी गोरखपुर के, अमृतसर नहीं गोरखपुर हो जाएगा। तो गोरखपुर कहाँ है, अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़, कलकत्ता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यही अमृतसर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या होता है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को याद करिए। घटना है 1919 ईस्वी की, 13 अप्रैल 1919। कारण क्या होता है, 10 जो रॉलेट एक्ट कानून जो लागू किया जाता है 1919 ईस्वी में। देखिए रॉलेट एक्ट कानून कब लाया जाता है, वह मॉर्ले-मिंटो सुधार होता है। उसके बाद मॉर्ले-मिंटो सुधार के बाद अंग्रेज़ द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है। किसके नेतृत्व में किया जाता है, यह जो कमेटी होता है, नाम देखिए भूल रहे हैं, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाता है। उसमें बोला जाता है कि क्रांतिकारी गतिविधियों को पता करे तथा इसकी रोकथाम के लिए वह रिपोर्ट पेश करे। तो वही पेश होता है
1919 ईस्वी में फिर वो संविधान सभा में पास करती है, दो प्रस्ताव को पास करती है। एक को विरोध के कारण वापस ले लेता है, लेकिन दूसरा को वापस नहीं लेता, पास करता, वही रॉलेट एक्ट कानून होता है। और रॉलेट एक्ट कानून के तहत क्या होता है, इसमें डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू 10 अप्रैल, कब 10 अप्रैल को इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था, 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसी के विरोध में सभी शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होते हैं अमृतसर के जलियांवाला बाग में। उसके बाद क्या होता है, जब जनरल डायर वहाँ पर आता है और वह क्या करता है, अपने सैनिकों को गोलियों चलाने का उद्देश्य दिया था और वहाँ पर गोलियों की बौछार हो जाती है लगभग। उसके बाद मतलब बोला जाता है कि लाशों का गिनती नहीं है, ऑफिशियली तो 1100-1200 ही दिखा रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा की मौत होती है। वही कांड होता है, तो ध्यान रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 में, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ किया गया? इसी नमक सत्याग्रह को दांडी मार्च कहा जाता है, दांडी सत्याग्रह कहा जाता है, इसको दांडी मार्च भी कहा जाता है, नमक मार्च भी कहा जाता है। तो यह जो स्टार्ट होता है 1930 ईस्वी को। देखिए क्या होता है, दांडी मार्च स्टार्ट करने के पीछे जो होता है वह क्या होता है, गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो स्टार्ट है वही नमक कानून से स्टार्ट करते हैं। 12 मार्च को गांधी जी के द्वारा क्या किया जाता है, साबरमती आश्रम से दांडी तक वह पैदल यात्रा करते हैं 78 सहयोगियों के साथ, लेकिन जाते जाते उनके साथ सरोजनी नायडू और बड़े बड़े नेताओं का साथ मिलता है, पूरे महिलाओं का भी साथ मिलता है। बोला जाता है इस आंदोलन में ही एक आंदोलन ऐसा रहता है जिसमें महिला भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। क्या होता है कि जो नमक पर कर होता है, अंग्रेज अपने एकाधिकार में रखे रहते हैं, तो इसी के विरोध में गांधी जी ने नमक पर कर हटाने के लिए विरोध किया, क्योंकि क्या था, नमक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, 12 मार्च को चढ़ा, 6 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं और वहाँ पर अपने मुट्ठी में नमक को उठाकर वह क्या करते हैं, जो अवज्ञा करते हैं किसका, कर का, जो कर लगा हुआ था। तो वही नमक सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम स्टेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 में, 15 कह रहा है निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 13 मार्च 1931 को फांसी दिया गया? अब आप बताइए कि किस लिए फांसी दिया गया। ऑप्शन में है 1928 के लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या, काकोरी षड्यंत्र में तो ये सब थे नहीं, क्योंकि एचआरए का सदस्य था उसमें, राम प्रसाद बिस्मिल थे और कौन कौन थे, राजेंद्र लाहाड़ी थे, उसके बाद असफुल्ला खां थे, रोशन सिंह, ये सभी थे। और जो काकोरी घटना हुआ था 1925 ईस्वी में हुआ था, सज़ा सबको 1927 में मिला था। बोला जाता है इसमें 10 लाख खर्चा हुआ था सरकार का, ये बात अलग है, इसमें तो इसका कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, हाँ इनके द्वारा जरूर बम फेंका गया था, भगत सिंह उसमें बटुकेश्वर दत्त तो शामिल थे ही केंद्रीय विधानसभा 1929 में बम फेंकने के। उसके बाद है लाहौर षड्यंत्र के कारण। अब लाहौर षड्यंत्र क्या था, तो लाहौर षड्यंत्र यही था जिसमें सैंडर्स की वो हत्या करते हैं। तो अब बताइए कि भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को फांसी दिया जाता, ये इसमें जो शामिल थे मेन रूप से सुखदेव और राजगुरु वह थे, फांसी दिया जाता है ये 1929 में बम फेंकने, ये बम फेंकने नहीं, सॉन्डर्स की हत्या के कारण। तो ध्यान में रखिएगा क्यों, क्या होता है, देखिए मुकदमा तो चल रहा होता है, वह बम वह फेंकते हैं इसलिए ताकि वह कहना चाहते हैं कि हम अंधों को सुनाना चाहते हैं, इसलिए वो बम फेंके थे। वह सिर्फ भारतीयों के आवाज़ों को सुनने के लिए उन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो इस कांड के लिए जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तो इसमें तो सुखदेव थे नहीं उस टाइम, इसमें कौन कौन थे, विधानसभा में लमे थे, भगत सिंह थे, राजगुरु थे और सुखदेव भी थे। तो इसके लिए उनको क्या करता, उम्र कैद दिया जाता है 1929 के लिए। लेकिन जो 1828 ईस्वी में लाहौर षड्यंत्र का जो सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं, उसके लिए उनको क्या किया जाता है, फांसी की सज़ा सुनाया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, फांसी दिया जाता है
लाहौर षड्यंत्र कांड के लिए, और अगर बोला जाए कि उम्र कैद सज़ा तो इसके लिए दिया जाता है जो 1929 ईस्वी विधानसभा में वो बम फेंकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 16 में, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के तहत बिना मुकदमा और दोष रहित ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया? यही 1929 ईस्वी का रॉलेट एक्ट कानून था जो 1919 ईस्वी में विधानसभा में लाकर पारित किया गया था। इसमें कहा गया था जो भी क्रांतिकारी गतिविधि के लोग हैं उन्हें सरकार क्या करेगी, बिना अदालत में पेश किए हुए, बिना मुकदमा चलाए हुए, बिना अरेस्ट वारंट जारी किए हुए डायरेक्ट गिरफ्तार कर उसको जेल भेजेगी। इसी को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था तथा इसे बिना अपील बिना दलील का कानून भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27-17 में देखेंगे, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को किससे संबंधित है? याद करिए गांधी इरविन समझौता क्या था। जब गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे होते हैं, स्टार्ट करते हैं 1930 में, आपको पता होगा इसी समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी होता है, लेकिन प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद कोई काफ़ी सफलता नहीं मिलता है और अंग्रेज़ों को यह एहसास हो जाता है कि बिना कांग्रेस के सहयोग से कुछ निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। तब क्या होता है कि जो इरविन होता है गांधी जी को मनाने के लिए क्या करता है, वह भारत में गांधी जी से बात करता है और क्या होता है, एक गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता में क्या होता है कि इसमें गांधी जी के द्वारा कुछ शर्त रखा जाता है और वह उन्हें मानने के लिए क्या किया जाता है, बोलते हैं गांधी जी क्या क्या शर्त रखते हैं। वह कहते हैं कि जो हिंसा के आरोपी को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए, समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाए तथा विदेशी कपड़ों और विदेशी शराब के दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं, और जो भी आंदोलन के दौरान संपत्ति जब्त की उसे वापस की जाए। और क्या होता है, इरविन इस समझौते को मान लेता है। जब मान लेता है तो उधर कांग्रेस की ओर से गांधी जी के निम्न शर्तें स्वीकार की, फिर उधर गांधी जी को क्या किया जाए, निम्न शर्तें क्या बोला गया, उधर सविनय अवज्ञा को स्थगित कर दिया जाए, उन्हें गांधी जी कांग्रेस में रखते हैं। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी गांधी जी के, तो वही क्या होता है, गांधी जी को चुना जाता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए और वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं। लेकिन आपको पता होगा वहाँ से जाने के बाद फिर वह क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ जाते हैं तो जो मेन मुद्दा था उस पर अंग्रेज बात ही नहीं करना चाहता। वह उसमें शामिल कौन थे, भारतीय रजवाड़े थे जिनको स्वतंत्रता लेकर उतना थे नहीं, मुस्लिम थे जो अपने पृथक निर्वाचन की, पृथक राष्ट्र की मांग करने उठ रहे थे। तो इस चीज़ को वहाँ पर सांप्रदायिकता को ज़्यादा जोड़ दिया जा रहा था, तो इसके कारण गांधी जी उसको क्या करते हैं, यहाँ आते हैं और फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखें गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है, वह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 में, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालचारी होगा, क्योंकि आपको पता होगा भारत की आज़ादी के बाद गवर्नर जनरल का पद हटा दिया गया, क्योंकि उसके बाद राष्ट्रपति का पद आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 में, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो संघीय संरचना आपको याद करिए कि 1935 का अधिनियम में इसमें संघीय व्यवस्था, केंद्र सरकार तथा संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, तो यह हो जाएगा 1935 ईस्वी का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 में, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? अब काकोरी कांड को थोड़ा सा समझिए क्या हुआ था। काकोरी कांड घटना होता है 1925 ईस्वी को, और यह जो है काकोरी कांड की योजना HRA के सदस्य हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा बनाया जाता है। उसमें राम प्रसाद बिस्मिल प्रमुख होते हैं और भगत सिंह तो नहीं होते हैं, बटुकेश्वर दत्त भी नहीं होते, राम प्रसाद बिस्मिल होते हैं, राजेंद्र लाहाड़ी होते हैं, असफुल्ला खां होते हैं और रोशन सिंह होते हैं। ये सभी मेन होते हैं, लेकिन उसके नायक राम प्रसाद बिस्मिल होते हैं। इन्होंने जब काकोरी कांड होने से पहले इन्होंने क्या किया था, HRA के सदस्यों को समझाया था कि यह जो काम हम लोग करने जा रहे हैं यह अभी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे हमारा जो संगठन है वह अंत पर पहुंच जाएगा, अंत के कगार पे हो जाएगा। उनको ये चीज़ पता था, क्योंकि जो उन्होंने कहा था कि जो हमारा अभी संगठन है वह उतना दृढ़ और निश्चयी नहीं है।
फिर भी क्या होता है, वहाँ पर प्रस्ताव को पारित हो जाता है, सभी का ज़्यादा बहुमत होता है कि नहीं किया ही जाए काकोरी कांड। कारण क्या होता है कि वह धन को लूट कर अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र माध्यम से लड़ना चाहते हैं। तो इसी कारण वह अंग्रेजों के पैसों और जो अस्त्र शस्त्र है उसके द्वारा वह अंग्रेजों का संघर्ष करना चाहते हैं, इसीलिए वह कांड होता है काकोरी कांड। तो इसके नायक रामप्रसाद बिस्मिल होते हैं। और आपको पता होगा यह घटना 1925 से उसके बाद रामप्रसाद बिस्मिल को 1927 ईस्वी में क्या कर दिया जाता है, गोरखपुर में फांसी भी दिया जाता है। बाकी जो अन्य राजेंद्र लाहिड़ी, असफुल्ला खां, रोशन सिंह, उनको भी दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में देखेंगे, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वह कौन थे। तो द्वैध शासन कौन परिचित कराया उस समय, कौन थे, तो मॉन्टेग्यू थे। मॉन्टेग्यू को जिस व्यक्ति ने, वो चेम्सफोर्ड थे, क्योंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार तो जरूर था, तो मॉन्टेग्यू क्या था, वह भारत मंत्री था जो ब्रिटिश के मंत्रिमंडल का एक अधिकारी होता था। यह कब से लागू हो गया था, यह भारत सचिव होम चार्ज जब लागू हुआ था उसी टाइम से हो गया था। तो चेम्सफोर्ड था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 में, करा निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया। देखिए रॉयल इंडिया नेवी कौन था, यह जो जल सेना थे उनके नेवी थे। इन्होंने क्या किया कि विद्रोह किया। विद्रोह इसलिए किया क्योंकि इसमें क्या था, जो वेतन को लेकर था वो समानता था। वो एंग्लो इंडियन जो अंग्रेज भारतीय में आकर सैनिक कर रहे थे उनको 60 रुपये प्रति महीना मिलता था, और जबकि भारत वाले सैनिकों को 12 रुपये मिलता था। इसी को लेकर वह क्या करते हैं, 1946 ईस्वी में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कर दिए होते हैं। हालांकि इसका स्वतंत्रता आंदोलन में वर्णन नहीं है, लेकिन ये देखा जाए तो यह भी काफ़ी बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया था। कलकत्ता से लेकर कराची तक इसका प्रभाव देखने को मिला था। तो इसको कौन करते हैं, आत्मसमर्पण करवाते हैं, वल्लभ भाई पटेल। इसमें गांधी जी भी क्या होते हैं, क्या मेन साइड ले लेते हैं, बाद में जवाहरलाल नेहरू भी इसे साइड ले लेते हैं। गांधी जी कहते हैं कि अनुशासन में रहकर कार्य करे, फिर जवाहरलाल नेहरू भी साइड ले लेते हैं। तो इसका वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, इसके कारण इसको उतना बल नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 में, 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध किया। अब घटना क्या होता है, 1932 ईस्वी में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी होता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी होता है, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को माइंड में यह चला जाता है कि क्या होता है, जो मुख्य बात है, जो मुख्य बिंदु है, उस पर क्या करना चाहते हैं, ब्रिटिश बात नहीं करना चाहती है। वह सिर्फ हिंदू मुस्लिम और जो भी जाति हैं उसमें के बीच में वह फीट पैदा करना चाहती है। तो उसी बीच में क्या होता है, 1932 ईस्वी में जब क्या देखता है, ये ब्रिटिशर्स को लगता है कि गोलमेज सम्मेलन से तो खास उसको कुछ बेनिफिट मिलता नहीं है, तो वह क्या होता है, हिंदू मुस्लिम तथा जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके बीच में और खाई को बढ़ाना चाहता है। वही सांप्रदायिक पंचाट लेकर आता है, जिसमें सांप्रदायिकता की बात की होती है। अल्पसंख्यक यानी जो कमज़ोर वर्ग के हैं, जो नीच जाति है, उनके लिए अलग निर्वाचन की बात करती होती है। और आपको पता होगा जो BR अम्बेडकर थे वह छोटे जातियों थे, उनका नेतृत्व कर रहे होते हैं। और उसके एवज में क्या करता है ब्रिटिशर्स, मुस्लिम लीग को मिला रहता और बड़े बड़े राजवाड़े को भी मिला रहता। और आपको राजवाड़े को खास कुछ इसको लेके वह क्या रहते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं, उनको तो अपने स्वार्थ से मतलब रहता, तो वह भी उतना नहीं होते हैं। तो इसके कारण उन सभी लोगों को अपने साथ रखता है, और वह सिख के लिए अलग अलग, मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन, अल्पसंख्यक के लिए निर्वाचन की बात करता। तो जो अल्पसंख्यक यानी जो कहने का मतलब जो गरीब लोग हैं, जो छोटे जाति के हैं, उनके पृथक निर्वाचन की बात कर देता है, जिसका गांधी जी विरोध कर रहे होते हैं। और उस छोटे जाति का जो नेतृत्व कौन कर रहे होते हैं, BR अम्बेडकर। तो क्या होता है, BR अम्बेडकर भी चाहते हैं कि जो हमारा कास्ट है उसको अलग से क्या मिले, प्रतिनिधित्व मिले, प्रतिनिधित्व के साथ पृथक निर्वाचन की भी व्यवस्था हो। उनका मानना था कि अगर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था नहीं होगा तो जिस तरह अभी स्थिति है बाद में भी रहेगा, इनको उच्च जातियों के द्वारा दबाया जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी इसका विरोध करते हैं, कहते हैं यह हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, गरीब अमीर का विभाजन हो जाएगा, लोग बंट जाएंगे और यह खाई बढ़ जाएगा। तो वह क्या होते हैं, उस दिन जो रेमजे मैकडोनाल्ड उसको पत्र लिखकर वह क्या करते हैं, इस चीज़ को आघात करते हैं कि वह इस चीज़ को वापस ले, वह ऐसा नहीं
होने देंगे। तो वही उसकी वो धमकी देते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। तो आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, अरबदा जेल में ही बैठ जाते हैं हुआ, और अरबदा जेल में बैठते हैं। फिर क्या होता है, गांधी जी और जो इसका नेतृत्व कर रहे होते हैं छोटे जाति का बी आर अम्बेडकर, इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक समझौता होता है। समझौता इस स्तर पर ही होता है कि गांधी जी जो पृथक निर्वाचन है उसकी बात नहीं करते हैं, वह उसको घोर विरोध करते हैं। वह अपना पक्ष रखते हैं कि इससे क्या हो जाएगा, हिंदुओं में बंटवारा हो जाएगा, जो भी हमारा राष्ट्र है वह अलग अलग बढ़ जाएगा। तो वह क्या करते हैं कि जो छोटे जाति होते हैं उसके जो अथी की निर्वाचन की संख्या उसको बढ़ा देते हैं। वही 71 से बढ़ाकर 147 कर दिए होते हैं, जिससे वह बी आर अम्बेडकर को भी उचित लगता है कि उनका भी कहना सही है। तो वही उसी जो दोनों के बीच सहमति होता है पूना पैक्ट के रूप में भी जाना जाता है। तो यही याद करिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रैमसे मैकडोनाल्डे सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 के बाद 24 में। 24 कारा 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? तो याद करिए, वह निकट सहयोग यही वल्लभ भाई पटेल होते हैं, जो 1939 में पहली बार गांधी जी के द्वारा जनसंघर्ष चलाने का अपनाते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 25 में क्या होता है। 25 में निम्नांकित आंदोलन में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो वह पहली बार किसको प्रयोग करते हैं? वह पहली बार अहमदाबाद मिल मजदूर में, इसी में वो पहली बार भूख हड़ताल का हथियार का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो अहमदाबाद मिल मजदूर में मजदूरों को उनके आवश्यकता अनुसार कम वेतन दिया जा रहा होता है। मजदूर मांग करते हैं 50 की, लेकिन इनको दिया जा रहा था मात्र 10 ही 15-20% था। तो लास्ट में वो क्या करते हैं, आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं भूख हड़ताल पर। फिर बाद में दोनों के बीच समझौता और वह 35% पर एग्री होता है देने के लिए पेमेंट। तो यही अहमदाबाद मिल जो खेड़ा के बाद वहाँ जाते हैं अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश कौन दिया था? डायर दिया था। और इस डायर की हत्या कौन करते हैं? कोई नहीं करते हैं, खुद से 1927 में इनका मृत्यु हो जाता है कोई बीमारी के कारण, और उधम सिंह उसका बदला जनरल और डायर को लेता है जो इसका सहयोगी था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में देखेंगे, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? याद करिए, यह राष्ट्रपिता कौन कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस। ये वही सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने ICS की परीक्षा पास की, जो उसके बाद वह क्या करते हैं, उस अधिकारी पद से इस्तीफा देते हैं, भारत की स्वतंत्रता की क्रांति में कूदते हैं, तथा वही जो क्या मतलब वह इनका जो मेन माइंड में रहता है कि भारत को किसके माध्यम से एक अलग सशस्त्र विधि से अलग सरकार का गठन कर इसके विरुद्ध किया जा सकता है। इसीलिए वो पूरा देश घूमते हैं, जापान हो गया, रूस हो गया, इन सभी से मदद मांगकर। जापान हालांकि काफ़ी मदद करता है क्योंकि इसके बीच में इसके साथ में रहकर हुआ म्यांमार, बर्मा, पूर्वी भागों के, भारत के कुछ भागों को जीतता है। वही जीतने के बाद क्या होता है कि 6 जून क्या 1944 को क्या करता है, रंगून के एक रेडियो समाचार से वह महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करता है, और वह आशीर्वाद भी मांगते हैं। कौन? चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 28 में क्या है, क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो क्रिप्स मिशन के असफल होने का क्या कारण था? अब देखिए, जो क्रिप्स मिशन आया था, ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल की प्रतिक्रियावादी होना, ऐसा तो कुछ था नहीं। उसके बाद है भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होना, ऐसा भी नहीं है। गांधी का शांतिवादी, ऐसा भी नहीं है। क्रिप्स के ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, हाँ यही वाला बात था। अब देखिए थोड़ा सा कहानी हम आपको समझाते हैं क्या होता है। यानी क्रिप्स मिशन क्या था? क्रिप्स मिशन वही था कि जब अंग्रेज क्या होता, द्वितीय विश्व युद्ध घटनाएं चल रही होती है, उसमें इंग्लैंड की दिशा जब बिगड़ने लगती है तो वह भारत को स्वतंत्र करना नहीं चाहता, वह उसके लिए सपोर्ट मांगता है। लेकिन इस चीज़ से तो पहले ही अवगत थे, प्रथम विश्व युद्ध में लालच देकर कुछ किया नहीं, और इधर भारत में वो क्या चाहता, जो स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठ रहा था उसको वह दबाना चाहता है।
तो जो क्रिप्स मिशन है वह आने का कारण क्या था कि जो इंग्लैंड के कुछ उदारवादी राजनीतिज्ञ थे उन्होंने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि उसके विरुद्ध क्या है, संतोषजनक कदम उठाना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि जब क्रिप्स मिशन भारत आता है तो उसके कहने का मतलब उसके जो कारण था, मतलब कारण तो बहुत कारण था, लेकिन इस चारों में से ये कारण उपयुक्त था। कारण ये भी था कि जो भारतीय आकांक्षाओं के संदर्भ का सुझाव अपर्याप्त था, उसमें ऐसा कुछ था नहीं योजना। उसके बाद ब्रिटिश सरकार की उसमें फिरंगा नीति था, अंग्रेज़ों के प्रति अविश्वास था, वो भी कारण था। ये सब सबसे महत्वपूर्ण कारण। उसके बाद क्या होता है, जो क्रिप्स मिशन ग्रहण करने छोड़ने का दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण रहता है। क्या होता है कि आप याद करिए, जब ब्रिटिश शासन यानी जब क्रिप्स मिशन का आगमन होता है तो भारत का सारा वातावरण आशाओं से भर जाता है। कांग्रेस कार्य समिति उसके सुझावों पर विचार करने लगती है। उसी बीच एक घटना क्या होता है कि जो अमेरिका का जो ब्रिटिश राजदूत होता है हेलीपैक्स, वह एक भाषण में कांग्रेस की कट्टू आलोचना की और कुछ धमकियां तक भी दे डाली। इससे गांधी जी समेत कांग्रेस क्षुब्ध हो गई और क्रिप्स मिशन का रवैया भी बदल गया। अब वह भी भारतीयों की आलोचना करने लगा हेलीपैक्स। इससे कांग्रेस का रुख क्या हो गया, कठोर हो गया। इसलिए क्रिप्स मिशन की असफलता का कारण यह भी माना जाता है संयुक्त राज्य के जो ब्रिटिश राजदूत था हेलीपैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो सबसे अधिक समय तक अब्दुल कलाम आज़ाद रहे थे और सबसे युवा अध्यक्ष 1923 ईस्वी में बने थे। आपको भी ध्यान में रखना होगा, 40 से 45 यही रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में देखेंगे, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया था तब महात्मा गांधी कहाँ थे? वह कोलकाता में थे। कोलकाता के कहाँ थे? कोलकाता के लेखा जगह का नाम देखिए भूल गए, वह कौन सा, नोआखली जगह रहता, कोलकाता बंगाल के नोआखली जगह में होते हैं। और जो हिंदू मुसलमान के बीच जो सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए वह वहाँ पर अनशन पर रहते हैं। और आपको पता होगा जब भारत आज़ाद हो रहा होता है तो नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल पत्र लिखकर जश्न मनाने के लिए उनको बधाई भी देते हैं, बुलाते भी हैं, लेकिन महात्मा गांधी वह नहीं आते। वह यही बात बोलते हैं कि हम जश्न कैसे मना सकते हैं जब हमारा देश क्या हो, हिंदू मुसलमान के बीच सांप्रदायिक दंगे हो रहा हो। तो वही अनशन पर वो नोआखली बंगाल में बैठे रहते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे 31 में, भारत पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत पाकिस्तान का विभाजन वही माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। यह माउंटबेटन योजना क्या था? 1947 ईस्वी माउंटबेटन द्वारा जो लाया गया था, जिसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए अलग पाकिस्तान राष्ट्र की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 में, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो महात्मा गांधी की हत्या कब होती है? वह 30 जनवरी 1948 ईस्वी को होती है नाथूराम गोडसे के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे 33 में, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल? तो कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का, तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बने थे? कौन भारतीय थे? श्री राजगोपालाचारी थे। उसके बाद कायदे आजम किसे? तो कायदे आजम कहा जाता मोहम्मद अली जिन्ना। वही मोहम्मद अली जिन्ना जो एक समय क्या होता है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है, फिर उसकी गलतफहमी उसको क्या करती है, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करना स्टार्ट कर देता है और उसका प्रचार प्रसार के लिए वह अग्रनेता के रूप में आकर आ जाता है मोहम्मद अली जिन्ना। तो यही फिर इसको कायदे आजम के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो आपको पता होगा कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए जाना जाता है। उसके बाद लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन देश बंधु के रूप में सी आर दास को माना जाता था। 1 और 2 हो जाएगा। देश बंधु के रूप में क्यों जाना था, इसकी चर्चा हम लोगों ने किए थे कि वह जो कांग्रेस के जो निर्णय के कारण उन्होंने क्या किया, अपनी संपत्ति, मेडिकल कॉलेज तथा स्त्रियों के अस्पताल बनाने में सभी को क्या कर दिया, दान कर दिया। इसी जो घटना था, यह जो उनका अथक योगदान था, इसी को जनता लेकर उनको देश बंधु का उपाधि दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 में, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लेने गए थे जो 1931 ईस्वी में होता है। ये कांग्रेस जिसमें एकमात्र कांग्रेस होता है जो भाग लेता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 में कह रहा है, असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत के वायसराय कौन थे? अब जब असहयोग आंदोलन शुरू हो रहा था कब? 1922 ईस्वी में।
अब बताइए 1920 ईस्वी में कौन होता है? तो चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी तक रहता है, तो यही हो जाएगा। कॉइनिंग कब रहता है? 56 से 62। लॉर्ड हेस्टिंग कब रहता है? लॉर्ड डलहौजी कब रहता है? 1848 से 56। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 में देखेंगे, भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो इंडिया फॉर इंडियंस के जो लेखक होते हैं वह चित्तरंजन दास होते हैं, इन्हीं के द्वारा लिखा जाता है। चित्तरंजन दास यह वही व्यक्ति थे जो क्या थे, 1889 ईस्वी से 92 तक बैरिस्ट्री की पढ़ाई विदेशों में करते हैं, वहाँ से आते हैं, फिर वकालत करते हैं, वकालत चलती नहीं है, फिर इन्होंने क्या तन धन मन से अरविंद घोष का वंदे मातरम के जो संपादक अरविंद घोष थे, उसके बाद मणिकतलाचरण षड्यंत्र, दो केस उनको काफ़ी नेम फेम दिलाता है। उसी के बाद से वह राष्ट्रीय वकील के रूप में भी चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। फिर यही चित्तरंजन दास क्या होता है, एनी बेसेंट को भारत कांग्रेस के अध्यक्ष बनने में काफ़ी हद तक योगदान रहते हैं। और उसके बाद यही चित्तरंजन दास क्या करते हैं, बाद में स्वराज पार्टी की भी स्थापना करते हैं। आपको पता होगा कारण क्या रहता है कि जब वो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए होते हैं तो वह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था, इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था कि हम सरकार के भीतर घुसकर उसके अवहेलना करेंगे। तो कांग्रेस इसका शुरू में विरोध करता है, लेकिन बाद में उनके प्रस्ताव को मान लिया था। तो बाद में वो बनते भी हैं, कलकत्ता की तरफ से घुसते हैं। और बाद में अभी पता होगा कि वह कलकत्ता के जो पूरा नगर पालिका रहता है उसके मेयर भी यही बनते हैं, अपने प्रतिनिधियों को घुसा देते हैं, मेयर भी होते हैं। तो अच्छा है काफ़ी, अगर मौका मिले तो ज़रूर पढ़िए, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। नेक्स्ट 39, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की? तो अब बताइए माइकल ओडायर की हत्या किसने की? यही उधम सिंह के द्वारा किया जाता है। कब? 1940 ईस्वी में, 13 अप्रैल 1940 के बाद। कहानी क्या था, थोड़ा सा बात करते हैं। उधम सिंह जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है उसी टाइम इस जो घटना होता है इससे काफ़ी वह उदास होता है, निराश होता है, उसके मन में आग की भावना जलती रही होती है। वह तो माइकल डायर को मारना चाहता है, लेकिन जब वह इंग्लैंड पहुंचता है 1900 कब पहुंचते हैं, 40 में मारते 1937 ईस्वी में। तो उनके आने से पहले ही एक बीमारी के कारण जनरल डायर का तो मृत्यु हो गया था, तो अब बचा जनरल ओडायर। तो वह क्या करता है, इसके लिए जनरल ओडायर के लिए योजना बनाता है। एक गाड़ी लेते हैं, एक पिस्टल लेते हैं, 6 गोली वाले, और उसको बुक में वो सेट करके वह इंतज़ार करते हैं उस दिन का। और वो दिन आता भी है, एक सभा चल रही होती है, उसमें वो पहुंचते हैं और माइकल ओडायर को जाकर डायरेक्ट गोली मारते हैं और वहाँ खड़ा रह जाते हैं, भागते भी नहीं हैं। उसके बाद वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 में, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 ईस्वी में हुआ था। यही साइमन कमीशन जिसका विरोध लाला लाजपत राय करते हैं, जिनकी मृत्यु लाठियों के द्वारा मार कर दिए जाने से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? अब देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो अस्तित्व है, ऐसे बोला जाता है कि मेन रूप से 1925 ईस्वी में आया था, लेकिन इसमें 1925 तो है नहीं, तो ऐसे मतलब 1920-21 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो यही ऑप्शंस हो जाएगा, अगर 1925 रहता तो वो होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बोला था महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये वही गोपाल कृष्ण गोखले जो क्या होते हैं, कांग्रेस का अधिवेशन करते हैं। कौन? 1905 के कांग्रेस का अधिवेशन, जिसमें स्वदेशी बहिष्कार का सहयोग करते हैं, तथा वह यह भी कहते हैं कि इस बहिष्कार जैसे शब्दों का प्रयोग अंग्रेज के विरुद्ध बार बार नहीं करना चाहिए, किसी विशेष परिस्थिति विशेष समय में होना चाहिए। और यही गोपाल कृष्ण गोखले जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, यानी भारत सेवा के लिए प्रचारक का निर्माण करते हैं। इन्हीं के लिए याद किया था गोपाल कृष्ण गोखले। तो बोला जाता है कि यह सिर्फ महात्मा गांधी नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना के भी गुरु थे। कहा जाता है कि शायद अगर गोपाल कृष्ण गोखले होते तो मोहम्मद अली जिन्ना का हिम्मत नहीं होता कि वो क्या करे, मांग करे अलग राष्ट्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में देखेंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं कौन? इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? अब यहाँ पर देश बंधु नहीं है, दीन बंधु है। तो दीन बंधु के नाम से CF एंड्रयूज है। ये CF एंड्रयूज कौन थे? यह ब्रिटिश थे, ब्रिटिश पादरी थे, शिक्षक भी थे कहिए, जिन्होंने धर्म प्रचार के लिए
लोगों के भावनाओं को एक मानवता में बांधने पर काफ़ी योगदान दिया। कहा जाता है कि CF एंड्रयूज ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत में आकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए वह आग्रह किया था। तो ध्यान में रखेंगे CF एंड्रयूज कौन थे? दीनबंधु के नाम से भी जाना जाता है, जो एक ब्रिटिश पादरी थे, समाज सेजा थे, शिक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में देखा जाए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के कौन है? यह है महात्मा गांधी जी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो प्रयोग करते हैं सत्याग्रह से। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 में देखें, क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। अब साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट 24 अप्रैल हो गया 1932 को, क्योंकि पूना पैक्ट उसी टाइम होता है जब सांप्रदायिक पंचायत आता है, तो वही 1932 को। गांधी इरविन पैक्ट, तो गांधी इरविन पैक्ट कब होता है? यह 5 मार्च 1931 ईस्वी को। तो अब ये याद करिए कौन होगा? असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट होता है? 1920 ईस्वी। तो असहयोग आंदोलन पहले हो जाएगा, फिर साइमन कमीशन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में देखेंगे, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय की थी? नमक कानून का विरोध किया। इस ऑप्शन में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी है 385 किलोमीटर। कहीं कहीं 380 भी देखने को मिलेगा, अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो भी मारिएगा। अगर कभी कभी मील में भी पूछ दिया जाता तो 241 मील, ध्यान रखिएगा। तो दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी? 385, 78 सहयोगियों के साथ किए थे। सरोजिनी नायडू भी इसमें हिस्सा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 48 में, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? यही रोलेक्ट एक्ट कानून को। कारण क्या था? रोलेक्ट एक्ट जो नियम लाया गया था ब्रिटिशर्सों के द्वारा लाया गया था, जिसमें बिना कोई मुकदमा चलाए, बिना अदालत में पेश किए डायरेक्ट किसी को गिरफ्तार करने का आदेश इसमें जारी किया गया था। इसीलिए इसको बिना वकील, बिना दलील का भी कानून किया गया था, रोलेक्ट एक्ट कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ कौन शामिल थे? तो हम आपको भी बताएं कि चंपारण सत्याग्रह में सरोजिनी नायडू तो थे ही थे, साथ में राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह भी इनके साथ काफ़ी बड़े बड़े हस्तियां शामिल थे। अब देखिए चंपारण सत्याग्रह में क्या होता है, चीज़ों को थोड़ा समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब महात्मा गांधी क्या कर रहे होते हैं, मतलब सूरत का अधिवेशन 1916 ईस्वी में होता है, सूरत अधिवेशन। और इस अधिवेशन में क्या होते हैं, आते हैं ये बिहार के जमींदार राजकुमार शुक्ला। हालांकि राजकुमार शुक्ला बाल गंगाधर तिलक को लेने के लिए आते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो बिहार के जगह होता है उसमें क्या होता है कि पूरे बंगाल में तो नील की खेती समाप्त हो जाता है, लेकिन इसमें नील किसानों के साथ बहुत अन्याय होता है। इसमें नीलों को खेती करने के लिए जबरन अंग्रेज़ों के द्वारा दबाव डाला जाता है, शोषण किया जाता है, कर अधिक रखा जाता है। मतलब कहिए कि किसान को बहुत काफ़ी हद तक प्रताड़ित किया जा रहा था। लेकिन इससे गांधी जी को पता नहीं था कि ऐसा कोई जगह है जहाँ पर इतना क्या किया जा रहा है, सताया जा रहा है अंग्रेज़ों के द्वारा। वह बिल्कुल नहीं पता था उनको इसके बारे में, वह नाम भी नहीं सुने थे चंपारण का। तो वही कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1916 का सूरत अधिवेशन, जिसमें क्या होता है, राजकुमार शुक्ला पहुँचते हैं। उसके बाद पहुँचते तो कोई उनको कहता है कि आप गांधी जी को बोलिए, उनसे आग्रह करिए, वो आपको सपोर्ट इसमें करेंगे। उसी के बाद से राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी के पीछे पीछे लग जाते हैं, मतलब एक जिद्दी इंसान की तरह से। गांधी जी यहाँ तक कहते हैं, जब आप उनका पढ़िएगा स्टोरी, तो कहते हैं कि गांधी जी की वह एक ऐसा जिद्द व्यक्ति था, मतलब जिद्दी और अनपढ़ किसान करके उन्होंने संबोधन किया है। लास्ट में हालांकि उन्होंने इस चीज़ को माना भी कि वह एक हाँ जिद्दी तो ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने हमारा दिल जीत लिया। क्या होता है, कांग्रेस अधिवेशन में वह गांधी जी से मिलते हैं और वह बताते हैं कि हमारे जो बिहार में है उसमें क्या क्या हो रहा है। उन्होंने गांधी जी को इसके बारे में बताया, लेकिन गांधी जी राजकुमार शुक्ला से मतलब उतना प्रभावित नहीं हुए स्टार्टिंग में, समझे ना। तो राजकुमार शुक्ला मिले, उसके बाद वो जाते जाते वो आने का भी निमंत्रण दे जाते गांधी जी को। लेकिन गांधी जी इतना मतलब उनसे इरिटेट हो गए थे, उन्होंने ऐसा कहा कि फ़िलहाल मेरा पीछा करना छोड़ दें। इस अधिवेशन में ब्रज किशोर जो कौन था, वकील थे, इसका नेतृत्व चंपारण को ही कर रहे थे, उस दुर्दशा को गांधी जी को बताते हैं। फिर कांग्रेस का एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसके राजकुमार शुक्ला क्या होते हैं, उससे संतुष्ट नहीं होते। फिर अपने भ्रमण क्या बोलते हैं, गांधी जी बोलते हैं कि
जब गांधी जी उसको क्या उनसे मिलते हैं, किन से, राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलते हैं, तो फिर वो जब वो कुछ दिन बाद कानपुर आते हैं तो वह कानपुर में भी पहुंच जाते हैं राजकुमार शुक्ला जी, वहाँ भी वह गांधी जी से निवेदन करने लगते हैं, अनुरोध करने लगते हैं। मतलब कहिए कि उनका पीछा वो छोड़ते ही नहीं हैं। तो गांधी जी अनबने भाव से कह देते हैं कि ठीक है, मैं क्या करूँगा, चंपारण को भी अपने पदयात्रा में शामिल कर लूँगा। तो उसके बाद फिर क्या होते हैं, गांधी जी जब साबरमती वहाँ आश्रम पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी राजकुमार शुक्ला पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर पहुँचने के बाद वह फिर से वह क्या करते हैं, चंपारण आने का आग्रह करने लगते हैं। इस बार वह क्या करना है, इस बार वह डेट भी पूछ लेते हैं। मतलब कहिए कि कानपुर में वह बोलते हैं कि ठीक है आइए, वो राजकुमार शुक्ला जी कहते हैं कि कानपुर से तो चंपारण नज़दीक पड़ेगा, चलिए एक दिन भ्रमण कर लीजिए, देख लीजिए। लेकिन वहाँ पर अनमने भाव से कह देते हैं कि ठीक है, हम चंपारण को भी अपने यात्रा में शामिल कर लेंगे। लेकिन जब वह साबरमती वहाँ पहुँचते हैं अहमदाबाद, तो वहाँ पर राजकुमार शुक्ला जी कहते हैं कि वह उनसे गांधी जी से समय भी मांगने लगते हैं कि गांधी जी आप मतलब डेट बता दीजिए कब आइएगा। मतलब इतना रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब एक जिद टाइप से बांध लेते हैं कि आप चलिए ही। तब लास्ट में गांधी जी को कहना पड़ता है कि ठीक है, हम कुछ दिन बाद कलकत्ता जा रहे हैं, आप वहाँ आइए, वहाँ से हम चलेंगे। तो क्या होता है, जैसे ही कलकत्ता गांधी जी को पहुँचना होता है जिस डेट में, उस डेट से पहले ही राजकुमार शुक्ला पहुँचे हुए रहते हैं। गांधी जी यह देख कर स्तब्ध हो जाते हैं। उसके बाद फिर तो उनके साथ जाना ही होता है, गांधी जी को उनके साथ जाना ही होता है। तब क्या करते हैं, वह वहाँ से कलकत्ता से पटना के लिए निकलते हैं। वहीं पर जब वह पहली बार आते हैं तब उनकी मुलाकात होती है मुजफ्फरपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, पहली मुलाकात वहीं होती है। फिर वहाँ से वह क्या होते हैं, राजकुमार शुक्ला उनको छोड़कर वह चले जाते हैं अपने गांव, क्योंकि उनको क्या करना था, तैयारी भी करना था, उनका स्वागत भी करना था गांधी जी का। इधर क्या होते हैं, गांधी जी समाज कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, बड़े बड़े वकीलों से, सबका सहयोग मिलता है। फिर लास्ट में वहाँ के जो कमिश्नर होते हैं अंग्रेज, उससे वो अनुमति लेते हैं, अनुमति नहीं मिलता है, फिर भी गांधी जी चंपारण में की धरती पर अपना पहला कदम रखते हैं। राजकुमार शुक्ला जैसे भरपूर नेताओं का सहयोग मिलता है। फिर जो किसानों को क्या करते हैं, वह अपना बयानों को कलमबद्ध करवाते हैं, क्रमबद्ध से लिखवाते हैं। तो यही एक ऐसा था जो बिना कांग्रेस के प्रत्यक्ष लड़ाई के साथ क्या कोई अहिंसा तरीके से लड़ी गई थी, और अखबारों में इसकी भरपूर चर्चा हुई, और किसानों को शोषण से भी हमेशा के लिए खत्म किया गया। तो ध्यान रखेंगे, ये था चंपारण विद्रोह, चंपारण आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 में, कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है। तो आज़ाद हिंद फौज कौन हो गए, ये वही हो गए जो जिसकी स्थापना 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को आज़ाद हिंद सुभाष चंद्र बोस की किया जाता है। इसमें शाहनवाज खां भी रहते हैं, जनरल सिंह रहते हैं, गुरदयाल हरढिल्लो, ये तीनों होते हैं। इसमें CR दत्त नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 में देखेंगे। 51 में कह रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। देखिए क्या था कहानी, वही कहानी होता है कि जब 1921 ईस्वी में क्या होते हैं, CR दास बनते कांग्रेस का अध्यक्ष, लेकिन वह उस वक्त जेल में होते हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व कोई और होता है, सोनिया गांधी। ये उसके बाद वो क्या करती है, उनका पत्र पढ़ती है, उनका मतलब प्रार्थना पत्र जो रहता है वो वही पढ़ती है। उसके बाद 1900 जो कांग्रेस का जो गया का अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसमें वो बनते हैं, CR दास ही बनते हैं अध्यक्ष, लेकिन उसमें वो जो प्रस्ताव रखते हैं उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाता है चित्तरंजन दास वाले। तब इस प्रस्ताव को पास नहीं किया जाता, जिसके कारण वह नाराज होते हैं और क्या करते हैं, वह अलग पार्टी का स्थापना कर लिया। तो वहीं पर वह मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। लेकिन बाद में फिर क्या होते हैं, वह जो प्रस्ताव रखा गया था वह क्या होता है, मान लिया जाता है चित्तरंजन दास वाला। तब वही जब मान लिया जाता है, उनका कहना था कि काउंसिल में घुसकर उसके बाद सरकार का विरोध किया जाए। तो ऐसा ही होता है, काउंसिल में वो निर्विरोध चुने जाते हैं। मंत्रिमंडल बनने के बाद वह क्या करते हैं, वह मंत्रियों के वेतन मानता, सबको नाम मंजूर कर देते हैं, चेम्सफोर्ड सुधार दुर्गति कर डालते हैं। फिर 1924-25 में कलकत्ता के महापालिकाओं में भी अपना वह घुस जाते हैं, अपने काफ़ी लोगों को घुसा लेते हैं, मेयर भी बनते हैं। यही था स्वराज पार्टी स्थापना 1923 ईस्वी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 1952 में क्या था। 1952 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ, देखिए यहीं पर दूसरा विभाजन जो अभी जो कहानी है स्वराज पार्टी का,
क्या हुआ कि प्रथम विभाजन तो सूरत अधिवेशन में होता, वह कारण क्या होते हैं, रास बिहारी बोस। 1907 का सूरत अधिवेशन में गरम दल के नेता लाला लाजपत राय को बनाना चाहते हैं अध्यक्ष, लेकिन गरम दल वाले रास बिहारी बोस को, अंततः नरम दल वाले के नेता रास बिहारी बोस बनते हैं, जिसको लेकर गरम दल नरम दल के बीच क्या हो जाता है, मतभेद बढ़ जाता है। लेकिन उसके बाद से ही फिर भी गरम दल के जो तौर तरीके थे वह पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में फैलता जाता है। उसके बाद क्या होता है, द्वितीय विभाजन होता है। याद करिए, जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कौन, जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को प्रस्ताव को पेश किया जाता, लाया तो जाता 1919 में, लेकिन जो उसका प्रस्ताव था 1917 ईस्वी में वह लाते हैं। उसमें क्या किया जाता है, प्रांतों में द्वैत शासन लाया जाता है, साथ साथ में इसमें लोक सेवा आयोग के गठन की भी बात की जाती है भारत में। तो उसका क्या करते हैं, गरम दल वाले चित्तरंजन दास उसका क्या करते हैं, मतलब सहयोग करते हैं कि उसका, मतलब कहिए कि उसको अभिवादन करते हैं, उसको मतलब कहते हैं कि चलो ठीक है। लेकिन जो गरम दल वाले होते हैं, जो कांग्रेस, गरम दल वाले नहीं कहिए, कांग्रेस इसका विरोध करता है, किसका, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का। तो उसी में से क्या होता है, जो उसके बाद यह इधर चित्तरंजन दास अलग उधर बनाना चाह रहे हैं उग्र रूप से एनी बेसेंट को अध्यक्ष, तो वहीं से वो 1917 ईस्वी में अलग होकर क्या करते हैं, वो अलग पार्टी का स्थापना करते हैं मुंबई में 1918 ईस्वी में। तो ध्यान में रखेंगे, जो क्या होता है, भारतीय उदारवादी संघ होता है, बनाया जाता है, तो मुंबई 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53 में, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है। तो लाल कुर्ती कमीजों के रूप में यह जाना जाता है खुदाई खिदमतगारों को। क्यों जाना जाता है, आप इसका जवाब हमें बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 में देखा जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था। इसका मुख्य कारण यही था कि कांग्रेस के बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, क्योंकि दंगा फसाद स्टार्ट हो गया था ना। इसीलिए तो गांधी जी उस समय जब भारत आज़ाद हो रहा होता तो वह बंगाल में नोआखामी जगह पर होते हैं, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम का सांप्रदायिक दंगा होते थे। इसलिए राजी इसलिए हो गया कि जो कांग्रेस है वो सांप्रदायिक दंगे को टालना चाहता है। नेक्स्ट 55 में देखेंगे, 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध ब्रिटिश सरकार ने प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी। जो 1919 ईस्वी में जो क्रूर कांड होता है उसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर क्या करते हैं, अपना सर की उपाधि वो वापस कर दे। वही रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने बंगाल विभाजन होता है तब 16 अक्टूबर को मैत्री दिवस, राखी दिवस में मनाने के लिए सबको सहमत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 56 में, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कहाँ थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी क्या थे, कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। क्योंकि आपको पता होगा कि जो उन्होंने क्या बोला था कांग्रेस के बारे में, स्वतंत्रता मिलने के बाद उन्होंने बोला था कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। कांग्रेस जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था वह उद्देश्य की प्राप्ति हो गई, इसलिए उसे समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन इनके बातों को अनसुना कर दिया जाता है और अभी भी आपको पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 57, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था। तो जलियांवाला बाग के समय भारत का वायसराय यह कब घटा था, 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में चेम्सफोर्ड था, क्योंकि चेम्सफोर्ड का शासनकाल 1916 से 1921 होता है और रिपन 1880 से 84 होता है, करजन 1899 से 1805 होता है। और कैनिंग कब से कब होता है, कैनिंग का आप बताइए कब से कब तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 58 में कह रहा है कि कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। तो कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी, तो यह लिखी गई थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा, ये ब्रिटिश एक थे, ब्रिटिश का नाम था E.M. फॉरेस्टर, 1924 में प्रकाशित हुआ था। माई एक्सपेरिमेंट टू महात्मा गांधी, इंडिया मीन्स फ्रीडम, यह भी कौन था, महात्मा गांधी के द्वारा था। सॉरी इंडिया मीन्स फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59 में, नेहरू रिपोर्ट के अंतिम रूप से स्वागत 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन ने स्वीकार किया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। करा नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित किया गया था। सही बात है। तो उसके जो सर्वदलीय अध्यक्ष किसने की थी, वह जवाहरलाल नेहरू ने किए थे नेहरू रिपोर्ट का। देखिए नेहरू रिपोर्ट कौन लाया गया था, जब ये कौन घटना होता, सॉन्डर्स का जो घटना होता है, ये सॉन्डर्स घटना नहीं कहिए, मतलब
साइमन कमीशन वाला घटना। उससे पहले 1925 ईस्वी में एक ब्रिटिश अधिकारी ने यह घोषणा किया था कि क्या भारतीय अपना संविधान खुद बना सकते हैं। उन्होंने चैलेंज किया था, तो उसी चैलेंज को स्वीकारे थे जवाहरलाल नेहरू, और वही वो 8 कमेटी वाले समिति बनाकर वो पेश करते हैं। लेकिन तब वह उतना प्रभावी नहीं होता, बहुत कुछ उसमें सुधार की ज़रूरत होती है। हालांकि गांधी जी भी उससे पूरे सहमत नहीं होते। तो यही था, नेहरू रिपोर्ट तैयार होता है 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट 60 में देखेंगे। 60 में कह रहा है कि 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो चित्तरंजन दास और जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, यह इलाहाबाद में की थी। तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 में। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। कब यह मंशा पेश की थी। यह मंशा वह सबसे धीरे धीरे बार वह पेश कर दी थी शायद 1917 में ही। वह क्या कर दी थी, भारत सरकार यह पेश की थी। तो ध्यान में रखिएगा, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, 1917 अगस्त प्रस्ताव में ही, जो धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने की है। अगस्त 1917 में वही होता है, क्या होता है याद करिए, वही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को लाया जाता है प्रस्ताव को, जिसको लेकर चित्तरंजन दास क्या करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, और वही कांग्रेस उसका विरोध करता है, जिसमें कांग्रेस में दोबारा विभाजन भी हो जाता है 1908 ईस्वी में। स्वराज वो जो अलग चित्तरंजन सुरेंद्र बनर्जी अलग पार्टी का स्थापना कर देते हैं। कौन सा पार्टी, भारतीय उग्रवादी संघ का, 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है। तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल यह कहाँ है, यह गोरखपुर में है। तो ध्यान में देंगे, गोरखपुर में चौरी चौरा कांड। जो चौरी चौरा कांड का था, यह घटा था 5 फरवरी 1922 ईस्वी में, जिसमें एक थाने के अंदर 22 पुलिसकर्मियों को जलाकर राख कर दिया गया था। इसी के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने गांधीवादी जो 1917 से 1947 के बीच चलता है, इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखा। बाकी शेष प्रश्न और भी हैं, उसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक को हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।